नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे MBBS एडमिशन इन मध्य प्रदेश 2026। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहता है। उसके बाद बात करेंगे कॉलेज टाइप, यानी कि कितने प्रकार की कॉलेजेस जो है वो मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या फीस का धारा धोरण है। उसके बाद नीट यूजी वर्सेस कॉलेज कट ऑफ, यानी कि आपको कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, एंटायर प्रोसेस के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एडमिशन प्रोसीजर पूरा स्टेप वाइज, राउंड 1 राउंड 2 पूरा एडमिशन प्रोसीजर को समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो स्कॉलरशिप की जो योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और फिर उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मध्य प्रदेश में MBBS के एडमिशन के लिए 2026 के लिए। तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उसको 12th की एग्जामिनेशन में, यानी कि +2 की एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रैक्टिकल के साथ 50% मार्क्स होना जरूरी है। और उसके बाद जो कैटेगरी के स्टूडेंट है ST SC OBC जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रैक्टिकल के साथ मिनिमम 40 मार्क्स जो है वो 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए। जब नीट की बात करते हैं तो नीट के अंदर मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया, जो PR बोलते हैं जिसको, कि कट ऑफ जिसकी बारे में बात करते हैं, वो है 50 PR का, और ST SC OBC का है 40 PR। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि MBBS एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाइड करना मैंडेटरी है, चाहे वो इंडिया में कहीं भी किसी भी राज्य में आपको एडमिशन लेना है, एज वेल एज अब्रॉड में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट क्वालिफिकेशन इज मस्ट। अब बात करेंगे कितने प्रकार की कॉलेजेस अवेलेबल है और उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और उसके बाद जो कैटेगरी है विच इज़ प्राइवेट मेडिकल, यानी कि सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर लगभग 2625 सीट्स अवेलेबल है, और जिसका फीस स्ट्रक्चर है 1 लाख रुपीज़ पर एनम। कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह मिला के 1,10,000 रुपये पर एनम का खर्चा है। फिर उसके बाद आपको अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 2700, यानी कि मैक्सिमम सीट जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है, जिसका फीस स्ट्रक्चर है वो पर एनम 11 लाख रुपए से लेके 19 लाख रुपया पर एनम तक उसका फीस स्ट्रक्चर रहता है। अब सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर उसके बारे में ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें 40% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है स्टेट कोटा के लिए। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 40% सीट जो है वो रिजर्व की गई है। उसके बाद जो ST यानी कि ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 20% सीट्स रिजर्व की गई है गवर्नमेंट के अंदर, 16% SC के लिए, 14% OBC के लिए और 10% EWS के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जितनी भी बैठक है 2600 के आसपास, वहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका रेशियो इस प्रकार से बैठता है। अब बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 15% जो सीट है वो NRI का सीट है, यानी कि NRI स्पॉन्सरर, यानी कि NRI रिलेटिव्स और NRI मदर फादर, और स्टूडेंट अगर खुद NRI है या कोई उसको थर्ड पार्टी स्पॉन्सर कर रहा है तो 15% सीट्स जो है वो NRI में अवेलेबल है। उसके बाद 5% जो सीट है वो अवेलेबल है, रिजर्वेशन है पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए, और 5% जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पे मतलब ये है कि जिन बच्चों का 6th और 7th स्टैंडर्ड के बाद पूरा जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्कूल में से अगर हुआ है तो उनके लिए 5% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। उसके बाद 75% जो है वो ओपन सीट है। ओपन सीट का मतलब है कि मध्य प्रदेश का स्टूडेंट जो है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश डोमिसाइल जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के हैं वो ओपन कैटेगरी का हो, चाहे ST का हो, चाहे SC का हो या OBC का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, 75% सीट्स जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट उसके अंदर एडमिशन ले सकता है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। तो लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, टोटल कुल मिला के 19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सागर में है, ग्वालियर में है, भोपाल में है, रतलाम में है, फिर उसके बाद सियोनी में है, उसके बाद जबलपुर में है।
तो यहाँ पे काफ़ी सारी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, इंदौर के अंदर भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। तो कुल मिला के 19 गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर अवेलेबल है। अब मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो टोटल कुल मिला के 14 प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आपका अमलतास हो गया, चिरायू हो गया, इंडेक्स हो गया, एलएन मेडिकल कॉलेज हो गया भोपाल, एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज हो गया इंदौर, महावीर हो गया, मानसरोवर हो गया, पीपल्स, रामाकृष्ण, आरडी गार्डी, आरकेडीएफ, स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड साइंस ऑफ सत्य साई यूनिवर्सिटी वगैरह जैसी टोटल 14 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आई हुई है। और ये 14 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स तो एडमिशन ले ही सकते हैं, लेकिन 15% एनआरआई सीट के अंदर पूरे इंडिया भर से बच्चे जो है वो इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, नीट यूजी वर्सेस कॉलेज कट ऑफ। यहाँ पे हमने जो रेफरेंस दिया है वो 2025 में 3rd राउंड का रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो कट ऑफ है लास्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है वो 492 का कट ऑफ रहा है। साथ साथ में ओबीसी की बात करेंगे तो 491 का कट ऑफ रहा है। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 401 का कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 320 रहा है। तो यहाँ पे एक ध्यान में देने वाली बात ये भी है कि लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर से फॉर एग्जांपल कि 2025 के पेपर को हम लोग 100% डिफ़िकल्ट मान के रेफरेंस लेते हैं तो अभी जो रीनीट का पेपर हुआ है वो 75% डिफ़िकल्ट था 2025 के मुकाबले में। तो यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा बहुत जो है वो कट ऑफ जो है वो ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो ये जो रेफरेंसेस हमने लिया है वो 2025 के लिए हुए हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहा है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की बात करते हैं कि 2025 में मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें लोवेस्ट कट ऑफ जो है वो है 435 नंबर, विच इज इन मानसरोवर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हो कि सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का मध्य प्रदेश के अंदर वो है 435। उसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 434, एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 330 एंड एसटी कैटेगरी के अंदर बात करते हैं तो 237। तो यहाँ पे मित्रों देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सारे कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं, जैसे कि 16,65,000, 17,57,000, 9,54,000। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है। और ये सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15% जो एनआरआई सीट है उसके ऊपर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआरआई का फीस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, हर एक कॉलेजेस का माइनर चेंजेस है और अलग अलग है। और अगर किसी भी कारणवश यहाँ पे अगर आपको विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कट ऑफ एक एक कॉलेज का रैंक वाइज अगर आपको कट ऑफ देखना है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो मैं आपको सेपरेटली शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको आसानी से देख सको। अब एनआरआई एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि जो 15% एनआरआई कोटा है, 15% सीट्स है, तो इसमें से किसी भी राज्य का स्टूडेंट जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर एडमिशन ले सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितने भी है जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात की वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनआरआई कोटा जो है वो अवेलेबल है। उसका फीस का जो स्टार्टिंग रेंज है वो पर एनम 33 लाख रुपीस के आसपास शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 55 लाख रुपए के आसपास जो है वो एनआरआई का फीस पर एनम रहता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात यह है कि सारे कॉलेजेस के अंदर एनआरआई फीस के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी की ओर से डिस्काउंट भी किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो एनआरआई में स्पॉन्सरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेल्फ एनआरआई जो स्टूडेंट और या फिर उसके पेरेंट्स जो है वो अगर खुद एनआरआई है या फिर उसके पास स्पॉन्सर रिलेटिव यानी कि फर्स्ट डिग्री स्पॉन्सर अगर उसके पास अवेलेबल है या फिर अदर स्पॉन्सर यानी कि जो उसका गार्डियनशिप वाला जो स्पॉन्सर है, अदरवाइज उसके कोई रिलेटिव्स नियर डियर और फ्रेंड्स में भी उसको स्पॉन्सरशिप के लिए ऑफर कर सकते हैं। लेकिन एनआरआई एडमिशन के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस इज मस्ट। हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको एक सलाह देते हैं कि एनआरआई एडमिशन के लिए आपको एक एक्सपर्ट काउंसिलर का ज़रूरत रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है डॉक्यूमेंट को लेके, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन को लेके, फिर उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट का एडवाइस लग सकता है। अब
डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें हैंडी रखने हैं। तो जब नीट का रिजल्ट आ जाए तब नीट का स्कोर कार्ड हो गया, टीसी ओरिजिनल हो गया, माइग्रेशन हो गया, अगर किसी और राज्य से हम लोग आ रहे हैं तो उसके लिए माइग्रेशन भी रिक्वायरमेंट रहेगा। 10th और 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उसको साथ में रखना ज़रूरी है। अगर आपका गैप है, अगर आपका 1 साल या 2 साल का गैप है तो उसका एक सर्टिफिकेट वो एफिडेविट वाला लगेगा। 15 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके लिए रिक्वायरमेंट है, 10 पेरेंट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद आधार कार्ड, डोमिसाइल अगर आपका है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट किन बच्चों को चाहिए कि जिन बच्चे का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है लेकिन उसका 10th 11th 12th जो है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में हुआ है, तो वैसे वाले केसेस के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। अदरवाइज अगर जिसका जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ है, उसका पूरा स्कूलिंग भी मध्य प्रदेश में हुआ है, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप एडमिशन क्लेम करना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी एनडी रखना पड़ेगा। और सबसे जो मेन है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी योजना के अंदर स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको रेडी करके रखना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर स्कैन करके 200 KB यानी कि जो फाइल का साइज जो है ईच फाइल का जो साइज है एक एक फाइल का वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट होता है, हम आगे हम ये भी देखेंगे कि अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है रिपोर्टिंग के टाइम पे वो है नीट का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, उसके बाद काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन का स्लिप जो है वो आपको साथ में रखना है, सीट अलॉटमेंट लेटर, यूजी अटेंडेंस स्लिप चाहिए आपको, 10th 11th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, अगर टीसी अवेलेबल है तो टीसी भी ओरिजिनल चाहिए, माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए, गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट जो हमने बताया था यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में, फोटोग्राफ्स हो गए, आधार कार्ड, डोमिसाइल, पेरेंट्स आधार कार्ड, परफॉर्मा 7 और परफॉर्मा 9 जो है वो आपको कॉलेज की ओर से दिया जाएगा तो वो भी हमें वहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आईटीआर चाहिए क्योंकि आपको अगर स्कॉलरशिप लेना है तो आपको आईटीआर भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो फॉर्म 16 जो होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म 16 रहता है। फिर उसके बाद सीट लिविंग बॉन्ड रहता है कॉलेज के अंदर। अगर आप 4.5 साल के दरमियान अगर आप MBBS का पढ़ाई छोड़ दे रहे हो तो उसका क्या पेनल्टी रहेगा, उसका एक बॉन्ड रहता है जिसमें सारा चीज़ें लिखी हुई होती है। फिर उसके बाद अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट को वहाँ पे बताना है कि हम लोग आगे वाले राउंड के अंदर अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको ऑप्ट करना पड़ता है और ये अपडेट जो है वो आपको पोर्टल के ऊपर भी डालना है। अगर आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करने के लिए चाहते हो तो फिर आपको कोई बॉन्ड और रूरल सर्विसेज का बॉन्ड उस टाइम पे करने का जरूरत नहीं रहता है। अब काउंसिलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो काउंसिलिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है dme.mponline.government.in, ये पूरा एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है। वहाँ पे कैंडिडेट को अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, फिर उसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है कैंडिडेट के द्वारा। फिर उसके बाद जब भी चॉइस फिलिंग राउंड 1 का शुरू हो जाए तो कैंडिडेट को पूरा चॉइस फिलिंग करके उसके प्रेफरेंस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रख के फिर उसके बाद उसको लॉक करना है। फिर उसके बाद जब राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपको ये वेबसाइट पे देखते रहना है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। और जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो अगर आपको सीट मिल रहा है, फर्स्ट राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट मिल रहा है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको अपग्रेड करना है, यानी कि आपको एक कॉलेज के अंदर तो एडमिशन मिल गया है लेकिन आपको सेकंड राउंड में उससे भी अच्छा कॉलेज अगर आपको चाहिए, अगर आप लेना चाहते हो तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको विलिंगनेस दिखाना पड़ेगा और अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 के अंदर पोर्टल में जाके यस करके सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने यस कर दिया है तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप उसमें अपग्रेड कर सकते हो। फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन है वो आपका सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अगर आपने वहाँ पे नो किया है तो यहाँ पे आपका काउंसलिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपको उसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है जहाँ पे आपको अलॉटमेंट हो चुका है।
अब अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपको किसी भी कारणवश फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको पोर्टल पे जाना है और सेकंड राउंड कब रिशेड्यूल होने वाला है उसकी डेट जो है वो आपको चेक करनी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में ये देना है कि सेकंड राउंड के अंदर वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग शुरू होगी। आपको दोबारा चॉइस फिलिंग जो है वो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसको जो है वो कंपलसरी लॉक भी करना पड़ेगा और सेकंड राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब राउंड 2 के बारे में बात करते हैं। राउंड 2 जब शुरू होता है, फिर उसके बाद अगर अलॉटमेंट आता है कि नहीं आता है तो क्या होता है। से फॉर एग्जांपल कि राउंड 2 में अगर आप राउंड 1 के बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग लॉक करके अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो सेम जैसे राउंड 1 में आपको एडमिशन मिला था उसी प्रकार से अगर आपको एडमिशन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, आपको जाके अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो रिपोर्ट करना है। उसके बाद सारा जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है और आफ्टर एडमिशन, पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको विलिंगनेस दिखानी है अपग्रेडेशन के लिए। मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे सेकंड राउंड में भी आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो, आपका डिपॉजिट भी सेफ है और आपका कॉलेज का ऑप्शन जो है वो भी आपका ऑलरेडी लॉक हो चुका है। फिर उसके बाद आपको अगर आपने यस करा है, अगर आपने वो पोर्टल पे जाके अगर आपको अपग्रेड करने जाते हो, वहाँ पे आपने अगर यस सिलेक्ट किया है, तो यस करने के बाद जो कैंडिडेट है वो इसके बाद वाला यानी कि जो मॉपअप राउंड, यहाँ पे थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड बोला जाता है, मॉपअप राउंड के अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वहाँ पे उसने नो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे उसका काउंसलिंग जो है वो खत्म हो जाता है। उसको जो इंस्टीट्यूट मिला है अगर वो उसमें सेटिस्फाइड है तो फिर उसमें आगे वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल कि राउंड 2 के अंदर अगर उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, अगर उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसके बाद उसको मॉपअप राउंड का वेट करना है, वापस से उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उसको डायरेक्ट जो है वो मॉपअप राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगेन फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है वो आपको करनी है। कैंडिडेट को सारा का सारा जो चॉइस है उसको जो है वो लॉक करना है। अगर मॉपअप राउंड के अंदर उसका एडमिशन हो जाता है, अगर उसको सीट अलॉटमेंट मिल जाती है तो उसको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, यहाँ पे उसका काउंसलिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मॉपअप राउंड के अंदर भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है बच्चे को, अगर उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसको वापस से जो है वो स्टे वैकेंसी राउंड, जिसको CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोला जाता है, वहाँ पे उसको कॉलेज लेवल से एडमिशन जो है वो दिया जाता है। लेकिन शर्त है कि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए और कॉलेज लेवल के काउंसलिंग में भी अगर से फॉर एग्जाम्पल कि 30 to 40 स्टूडेंट्स है तो एक एक सीट में 10-10 बच्चों का जो है वो सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद उसमें से जो स्टूडेंट है वो उसके नीट के स्कोर के हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राउंड 1 कैसे उसका पूरा प्रक्रिया होता है, राउंड 2 का कैसे होता है, अपग्रेड कैसे किया जाता है, मॉपअप राउंड किसको बोलते हैं और CLC यानी कॉलेज लेवल का जो काउंसलिंग हो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में होता है। अब स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी स्कॉलरशिप योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, काफ़ी फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मेधावी योजना के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना और आखिरी में है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से स्कॉलरशिप के अंदर स्टूडेंट्स को जो है वो लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मेधावी योजना के बारे में बात करेंगे तो क्या है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले क्लास 12th के अंदर मिनिमम 70% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, और वो जो है वो मध्य प्रदेश बोर्ड में से होने चाहिए, यानी कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी है। और अगर स्टूडेंट CBSE और ICSE बोर्ड का है मध्य प्रदेश का तो उसको 85% मार्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फैमिली का, यानी कि मदर और फादर का दोनों का कंबाइन मिला के जो ईयरली इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नीट के अंदर जो है वो कैंडिडेट का रैंक जो है वो लेस देन 1,50,000 होना चाहिए। तो इस योजना के अंतर्गत 100% ट्यूशन फीस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है और 100% ट्यूशन फीस वेवियर है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसको बोलते हैं MMJKY।
इस योजना के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट है, अगर किसी परिवार किसी स्टूडेंट के मदर और फादर और उसके वार्ड्स जो है वो लेबर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर अगर काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कमैन, उन स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 100% ट्यूशन फीस जो है वो वेवियर है। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स के परिवार का फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उन बच्चों को 100% स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से, यानी कि कोई ट्यूशन फीस नहीं भरना है। वैसे ही एससी और एसटी स्टूडेंट्स जो है, एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उसका ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उन बच्चों के लिए भी 100% जो है वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। अब बात करेंगे एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद जो बॉन्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सीट लिविंग बॉन्ड के बारे में। अगर आपके 4.5 साल के कोर्स के दरमियान अगर आपको सीट लीव करनी है या सीट को छोड़ना है, एमबीबीएस को ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे 30 लाख रुपीज़ का जो है वो पेनल्टी लगेगा। 30 लाख रुपीज़ जो है वो आपको भरना पड़ेगा अगर आपको सीट छोड़ना है तो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रूरल सर्विस बॉन्ड के बारे में। रूरल सर्विस जो बॉन्ड है वो जिन स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप का लाभ नहीं लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का सर्विस बॉन्ड रूरल एरिया में रहता है, यानी कि जो अंडर डेवलप जगह जो है, जो शहर के आसपास के जो एरिया है, विलेजेस जो है, वहाँ पे उसको 1 साल का जो है वो सर्विसेज देना होता है। और अब बात करेंगे कि जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाया, यानी कि 100% फीस ट्यूशन फीस जो माफ़ करवाई है, उन बच्चों के लिए अगर वो गवर्नमेंट के अंदर वो एमबीबीएस कर रहा है तो यहाँ पे उसको 2 साल का जो है वो सर्विस देना रहेगा एमबीबीएस के बाद। अगर उसको 2 साल का सर्विसेज नहीं देना है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो बॉन्ड लिविंग जो जिसको बोलते हैं कि बॉन्ड तोड़ने का जो पैसा है उसको 10 लाख रुपया भरना है। जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप अवेल की है लेकिन वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 100% ट्यूशन फीस यानी कि स्कॉलरशिप को यूज करके जो बच्चे पढ़े हुए हैं उसको 5 साल का जो है वो सर्विस करना है, अदरवाइज उसको 25 लाख रुपीज़ का जो है वो पेनल्टी भरना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपका ध्यान जोड़ना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं कि अब 25 लाख रुपीस की जगह पे आपने जितना भी पैसा गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के माध्यम से आपने लिया है वो जितनी भी अमाउंट है वो अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे भरनी है अगर आपको 5 साल का जो है वो सर्विस बॉन्ड नहीं करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हमें 2026 में फॉलो करना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा करता हूं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश एमबीबीएस एडमिशन 2026 के काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन सेंटर इंदौर गुजरात में, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, पोरबंदर, जूनागढ़, पुणे, उदयपुर, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जहां पे आपको किसी भी प्रकार की इंडिया में एडमिशन या अब्रॉड में एडमिशन के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मैं हूं धवल ठेसिया। थैंक यू सो मच।